everybody, welcome to Bio Library and for NII फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ 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 मैं इसके बाद आपको फ़ोटोज़ भेजूँगी ल्यूसेंट की जनरल फिज़िक्स वाली। वो मैंने एक एक करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क कर दिया है पेजेस को। आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अगर ल्यूसेंट की बुक है तो अभी ल्यूसेंट की बुक खोल लो, ठीक है। ल्यूसेंट जनरल नॉलेज जो आती है, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि आप इससे पढ़ सकते थे, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट में आते हैं क्या, यूनिट्स होती हैं ये। तो यूनिट्स दो टाइप की यूनिट्स पढ़नी है। फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स क्या क्या होती हैं, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होता है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई यूनिट्स। ये मैं फोटोज़ भेजूंगी, फोटोज़ देखते रहना। एक डिवाइस पे वीडियो लगाना और दूसरी डिवाइस पे फ़ोटो देखना, ठीक है। चाहे मम्मी पापा किसी के भी फ़ोन पे लगा लो, दोस्त के लगा लो, ठीक। उसके बाद इन यूनिट्स में आपको सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, वो सारी देखनी है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स देखनी है। फिर देखना है कि अगर हम किसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो डिराइव्ड हो जाएगा। जैसे न्यूटन है, न्यूटन जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन अगर हम डाइन में दिखते हैं उसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को कन्वर्ट किया जा सकता है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डाइन जो है न्यूटन की ही डिराइव्ड यूनिट है, दोनों से हम फोर्स नापते हैं। सिमिलरली वर्क डन को आप जूल से भी नाप सकते हो और अर्ग से भी नाप सकते हो। जूल जो है वो स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी और जो अर्ग हो जाएगी वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब उसके नीचे आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम दिए हैं, जिसमें आप लेंथ एक बार देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, लाइट ईयर कितना होता है, पार्सेक कितना होता है, नॉटिकल माइल या सी माइल कितना होता है, माइक्रोन आपको आता होगा 10⁻⁻⁶ मीटर होता है माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। एक क्विंटल में कितना केजी होता है, 10⁻² kg, मतलब 100 kg का एक क्विंटल। एक मेट्रिक टन में कितना होता है, 1000 किलो होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब बेसिकली कहने का सिर्फ इतना कि लेंथ पढ़ना है, मास पढ़ना है, टाइम और देखना है कि क्या क्या बता रहे हैं। टाइम में ट्रॉपिकल और लीप ईयर दोनों दिया है। लीप ईयर आपको पता होगा कि अगर फरवरी 29 दिन की होती है तो वो लीप ईयर हो जाता है, और ट्रॉपिकल ईयर होता है जिसमें कि सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं आने, ना ट्रॉपिकल आएगा ना लीप ईयर आएगा, क्योंकि ऐसा पूछने का मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो उसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद आता है किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, याद होना चाहिए। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, स्मॉल डी से लिख लो, mm हमेशा कन्वर्ट करोगे, जब रिसर्च करोगे तब भी कन्वर्ट करोगे, ठीक है। पहले भी सिखाया है, यहाँ से शुरू करोगे। अगर मान लो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं तो मीटर तक की जीरो ले जाओ। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तक की जीरो ले जाओ। तो ये पता होना चाहिए। डायमेंशन जब पढ़ोगे तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी देखोगे। डायमेंशनल क्वांटिटी सारी दी हैं आपको, फोटोज़ पहुँच जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, परेशान नहीं होना। तो डायमेंशन वाली सारी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, आपको डायमेंशन लेस देखनी है जिसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डायमेंशन लेस होती हैं, तो वो एक बार देख लेंगे क्योंकि वो एक कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करेंगे दूसरी चीज़, यानी कि सेकंड टॉपिक उसकी मोशन की। मोशन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, यूनिट में तब भी लीनियंट हो जाओ लेकिन मोशन नहीं छोड़ना है। सबसे पहली चीज़ स्केलर क्वांटिटी जिनमें सिर्फ नंबर होता है, 2 4 5। अगर आपको कोई बता दे कि 2 किलोमीटर आगे चले जाओ और ये बताए ना कि इस तरफ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, स्केलर बता रहा है वो। अगर कोई बताए कि अरे 2 किलोमीटर जाओ लेकिन ईस्ट की तरफ जाओ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है। तो पहले स्केलर पढ़ना है, स्केलर के नीचे स्केलर के एग्जाम्पल दिए हैं वो पढ़ना है, वेक्टर पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल दिए हैं वो पढ़ने हैं। फिर एक चीज़ आएगी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो, उसमें डायरेक्शन तो होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन तो है लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि सारे वेक्टर्स जो है वो ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते हैं। ये है ट्राइंगल, ये वेक्टर्स का सम निकालने के लिए होता है, आपको यूजफुल नहीं है। तो ट्राइंगल लॉ जो है आपका, करंट फ्लो जो होता है वो ट्राइंगल लॉ को ओबे नहीं करता है, इसीलिए स्केलर कंसीडर किया जाता है, ऑल्दो इट हैज़ डायरेक्शन। तो अब ये कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, एग्जाम देने जा रहे हो सिर्फ इतना याद रखो कि करंट का डायरेक्शन है लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके साथ में नीचे लिखा है टेंसर क्वांटिटीज, स्पेशल क्वांटिटीज होती हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस, ये क्या है, टेंसर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। क्या क्या बताया, स्केलर, वेक्टर, टेंसर और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया।
अब पढ़ना है इसी टॉपिक की बात हो रही है, मोशन की ही। डिस्टेंस होता है एक्चुअली कितना गए। मान लो कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, बीच में फाइल भूल गए थे, फिर से गए कॉलेज, फिर घर आए, तो मोशन में डिस्टेंस हो जाएगा पूरा जितना पाथ उस दिन ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट, अगर बहुत सबसे ईजी यही बताते हैं कि ए पॉइंट से मान लो सी पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ से चले, दूसरे कलर से चलते हैं, यहाँ से चले यहाँ तक पहुँचे, ये हुआ डिस्टेंस। ठीक है, उतने में ही कोई स्मार्ट बच्चा आया और उसने बोला सिर्फ ये कवर कर लो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस का नहीं होता। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब पढ़ोगे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जब स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर हो जाएगी। इसकी क्या पता होनी चाहिए, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। सिमिलर यूनिट है जैसे कि स्पीड होती है। कोई आपको अगर बोल रहा है इतना मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, तो वो आपको क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। अगर इतना मीटर पर सेकेंड बस बता रहा है तो आपको स्पीड बता रहा है। डिफरेंस समझिए। जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन बताएंगे। अब आता है एक्सेलरेशन, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल बहुत फास्ट बोल रही थी, अचानक से किसी ने बोला यार धीरे बोलो, ठीक है, तो मेरी स्पीड में डिफरेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 5 मिनट तक मैंने फास्ट बोला, नेक्स्ट 5 मिनट मैंने धीरे बोला, तो टोटल टाइम हुआ 10 मिनट्स। इन 10 मिनट्स में मैंने जो अपनी स्पीड में चेंज किया, चलने की स्पीड की बात करेंगे क्योंकि मोशन की बात करें, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पेज खोले रखिए, पेज में ही पढ़ना है। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट चीज़ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी है, सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं। इन 3 इक्वेशन से क्या हो सकता है, क्यों पढ़ते हैं इन 3 इक्वेशन को, क्योंकि इन 3 इक्वेशन से आप क्वेश्चंस लगाते हो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये याद होना चाहिए, मुझे ये याद था, अभी भी याद है इनफैक्ट। उसके बाद सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो सर्कुलर मोशन की सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक है कि क्योंकि सर्कुलर मोशन हर, जब आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ का क्वाड्रेंट ये है, ठीक है, थोड़ा आप आगे पहुँचे, आपका क्वाड्रेंट बदल गया, तो डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए वो एक्सिलरेटेड मोशन होता है सर्कुलर मोशन। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अगर कोई चीज़ घुमा रहे हो, मान लो आपने एक धागा पकड़ा है हाथ में और उसमें पत्थर बांध के घुमा रहे हो, तो वो सर्कुलर मोशन है। अब अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपकी चीज़ यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये आपने धागा बांधा है, ठीक है, तो ये अगर पूरे सर्कल के छोटे से भाग की आप बात करोगे, तो आप एक एंगल बन रहा है जहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी देखोगे, तो उसमें फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2/t इज इक्वल टू 2πn। हालांकि एंगुलर स्पीड का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रादर इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहली लॉ क्या बोलती है, पहली लॉ बोलती है, न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करती है कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। उसके बाद इनर्शिया वही प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी अपना चेंज नहीं करती स्टेट। आप सो रहे हो ना, तो आप सो ही रहे हो, चाहे कोई मार दे पीट दे जो करे, ठीक है, तो वो आपका इनर्शिया है सोने का। आप चल रहे हो ना, तो आप चल ही रहे हो, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है जिन दिनों हम पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, तो वो इनर्शिया हो जाता है अब आपको एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया पढ़ने हैं, या आप खुद पढ़ोगे। मोमेंटम, सिमिलरली मोमेंटम होता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन बॉडी में ऑलरेडी है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, अगेन ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलती है मोमेंटम जितना चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ, अब जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ तभी वो बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगी, यानी कि रेस्ट से मोशन में आएगी। तो जितना फोर्स मास जितना बॉडी का है इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू ma यानी कि फोर्स किस लॉ ऑफ मोशन से आया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना पढ़ोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर कोलिजन हो रहा है, दो बॉल कोलाइड कर रही हैं, तो शुरुआत और लास्ट में उनका जो मोमेंटम था वो कंजर्व्ड रहेगा, वो उतना ही रहेगा। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अभी इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स, इम्पल्स मतलब अगर किसी बॉडी पे बहुत बड़ा फोर्स काम करता है तो उसे इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। फोर्स F इंटू टी
इसको बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है। वेक्टर क्वांटिटी अगेन इसमें भी डायरेक्शन बताया जाएगा और न्यूटन सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। इसके बाद आप पढ़ोगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपको एक बार एग्जांपल देखना है, स्टैटिक की इतनी जरूरत नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन देखोगे, रोलिंग देखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की सिर्फ mv²/r फॉर्मूला पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी तरीके से पढ़ के जाना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये पढ़ना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हालांकि इसमें कुछ आने वाला नहीं है। मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक बार जो यूनिट होती है वो देखनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम नहीं इंपॉर्टेंट, एक बार स्टेबल अनस्टेबल की रीडिंग मारना नहीं आएगा लेकिन एग्जाम में। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या था आपका, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ फॉर्मूलाज उठाओ, फॉर्मूला लिखो अपने पास चाहे तो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी से इतना नहीं आता, पोटेंशियल ही काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तब आएगा। फ्लाइंग एयरप्लेन में दोनों होता है, पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, बस ये थ्योरी पढ़नी है, इसके बाद इसको नहीं पढ़ना है। इसके नीचे जो टेबल दी है आपको डायनेमो, कैंडल, माइक्रोफोन वाली पूरी पढ़नी है कि कौन सी एनर्जी क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद रिलेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला एक जगह लिख लोगे। उसके बाद आता है हाँ हॉर्स पावर। हॉर्स पावर देख के जाना क्योंकि हॉर्स पावर आ जाता है पावर में। पावर में हॉर्स पावर डेफिनेटली गाइज देख के जाना, और जितनी भी कन्वर्जन है वो देख के जाना। ग्रेविटेशन की बात करते हैं जो कि चौथा टॉपिक है आपका, तो न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दी है, ज़रूरत नहीं है, F=g m1m2/r²। ये सिर्फ देख लेना और g की वैल्यू देखना 6.67 × 10⁻11 इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। जो आपका g होता है यानी कि ग्रेविटी होता है उसकी वेरिएशन की एक पॉइंट्स दिए हुए हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 5, देख के जाना। बॉडी लिफ्ट में बॉडी के वेट पे क्या असर आता है, मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, देख के जाना। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सिर्फ कैप्लर्स लॉ पढ़ने हैं, कुछ आएगा नहीं कैप्लर्स लॉ से, लेकिन क्योंकि अगर सैटेलाइट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैप्लर्स लॉ हेल्प करेगा, जिसमें कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन सरकमफ्रेंस अपॉन ऑर्बिटल स्पीड होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, सिर्फ ये देख लेना कि अगर वो जियो स्टेशनरी है तो उसके जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा उससे क्या होगा, तो वो अर्थ के एक्सिस के बराबर रोटेशन देखेगी, ठीक है। तो इसीलिए जियो स्टेशनरी है। ऑर्बिट जो है उसको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, क्लार्क ने सबसे पहले दिया था, कुछ नहीं आना इनमें से। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट किसको बोलते हैं अगर वो स्टेशनरी हो जाए। एस्केप वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, देख के जाना है। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की जो एप्लीकेशंस है वो देख के जानी है, मैंने प्रेशर टॉपिक नहीं डाला, ठीक है। प्रेशर की जो एप्लीकेशंस है वो पूरी देख के जानी है। और प्रेशर में आपको एक आएगा P=hDg, डेंसिटी से इक्वेट कर रहे हैं, नहीं आएगा क्वेश्चन इससे, लेकिन प्रेशर को आप जो मैं नहीं आएगा बोल रही हूँ उन्हें बाद में देखोगे। फ्लोटेशन में लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बुएंसी पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, और कुछ नहीं आएगा इसमें। डेंसिटी पता होनी चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरफेस टेंशन के फिनोमेना से हो रही चीज़ें वो देख के जाना कि वाटर स्फेरिकल शेप ही क्यों लेता है। कैपिलैरिटी पढ़ के जाना, और कैपिलैरिटी की इंस्ट्रक्शन कि क्यों आपकी जो वैक्स है वो मेल्ट होती है कैंडल में, तो इट राइजेस अप टू विक बाय कैपिलरी एक्शन, कहाँ तक पहुँचती है, ऊपर तक है ना कैपिलरी एक्शन। तो एक बार कैपिलैरिटी की सिर्फ इलस्ट्रेशंस पढ़ के जानी है। विस्कोसिटी में बर्नौली थ्योरम पढ़ के जानी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट अगेन नहीं है। और इलास्टिसिटी की बात करें तो एक बार ये देख लेना कि हुक्स लॉ ने क्या बोला था, हुक्स लॉ देख के जाना। यंग्स मॉड्यूलस किस में दिया जाता है ये देख के जाना। अभी आप क्या करो, 3 घंटे दो इसको, उठाओ ल्यूसेंट की बुक है तो ठीक है, PDF भी टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अदरवाइज मैं फोटोज भेज रही हूँ, ठीक है। और 4 पेज पकड़ो, 4 पेज में जो मैं बोल रही हूँ उसके फॉर्मूलाज बना लो। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको ऐसा अलग से कुछ नहीं पढ़ के जाना, बस कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंडुलम में T=2π√T/g होता है, सिर्फ ये देख के जाना। वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टर्स देख के जाना, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख के जाना। उसके बाद साउंड वेव की बात करते हैं। साउंड नहीं लिखा मैंने, ठीक है। साउंड वेव देख के जाना। साउंड में मैंने आपको ये लिमिट देख के जानी कि कितने डेसिबल तक हम सुनते हैं, यानी कि लाउडनेस क्या होती है, पिच, क्वालिटी, इको, ये सिर्फ देख के जाना है, आने के चांसेस कम है। डॉपलर इफेक्ट पढ़ के जाना, चाहे गूगल कर लो। बात करते हैं हीट की तो यूनिट्स ऑफ हीट देख के जाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन देख के जाना।
ठीक है। और फिर आता है आपका लाइट वाला टॉपिक। जितना बोल रही हूँ सिर्फ उतना भी देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। लाइट की बात करते हैं तो लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेना क्या होता है, और लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वो देख के जाना। और मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, शैडो, ओपेक, तीन ही तरीके के हो सकते हैं। उसके नीचे शैडो लिखे, शैडो की ज़रूरत आपको नहीं है। और फिर आपको एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख के जानी है। फिर आपको देख के जाना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रिफ्रैक्शन के इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं कि क्या क्या इलस्ट्रेशंस हो सकती है रिफ्रैक्शन के, सिर्फ उतना देखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, देख के जाना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख के जाओगे, उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं यानी कि इलस्ट्रेशंस, वो देख के जाओगे। फिर हम आते हैं कलर्स पे, स्कैटरिंग ऑफ कलर्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मैं कहूँगी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाइट बनता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चन इसी से आ सकता है। अब आते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज देख लेना, कंडक्टर, इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स देख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो देख के जाना। और जो कैपेसिटी होती है, जब आपके कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तब क्या होता है, और जब सीरीज में लगाते हैं तब क्या होता है, वो देख के जाना। रेजिस्टेंस देख के जाना, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आएगा आपका रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल सीरीज देख के जाना। सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बनता है वो यही है। लेंज लॉ देख के जाना, इसमें ट्रांसफॉर्मर, एसी, डायनेमो देख के जाना। और फिर आता है आपका करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मैग्नेटिज्म पे, मैग्नेटिज्म में आपको देखना है फेरोमैग्नेटिक, फेरियोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये आपको दिया हुआ है ल्यूसेंट की बुक में। उसके बाद एटॉमिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बात करती हूँ, उससे पहले एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बार आपको सिर्फ ये देख के जाना है, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स। अगर इसमें नहीं लिखा हुआ है तो अलग से देखोगे। एक बार रेडियो एक्टिविटीज में अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज देखनी है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन पता होना चाहिए, उसी में लिखा हुआ है आइसोटोप, आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या क्या होते हैं। चेन रिएक्शंस क्या क्या होती है, फिजन पता होना चाहिए। सन के अंदर क्या हो रहा है पता होना चाहिए। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आई वुड से सेमीकंडक्टर्स सिर्फ देख के जाओगे, एन टाइप, पी टाइप, किसमें होल बनते हैं, किसमें होल नहीं बनते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की। एक बार गाइज सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, लेकिन आज नहीं, आज आप सिर्फ फिजिक्स कंप्लीट करो। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए शाम का टाइम दो, सिर्फ 30 मिनट्स लेके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट देखोगे। और नेक्स्ट 30 मिनट्स पूरे गैप के बाद जब आप फिजिक्स लाइक लाइफ साइंसेस पढ़ लोगे तो इन्वेंशंस देखोगे। इन्वेंशन से आने के चांसेस कम है, तो इन्वेंशंस को चाहे तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन SI यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ये आप देख के जाओगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन SI यूनिट देख लेना, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स देख लेना। और एक बार सिंपल जो मैंने आपको इन्वेंशंस, इंस्ट्रूमेंट्स बोले, इंस्ट्रूमेंट्स देख लेना, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बना, सबसे पहले आप जाओगे, पहले जाओगे और आप क्या पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, ठीक है। करंट पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, रेजिस्टर्स, पैरेलल, सीरीज अरेंजमेंट, ये वाला पोर्शन पढ़ोगे, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स ये पढ़ोगे। जाओ, जितना मैंने बताया है इस वीडियो को बार बार सुनो। सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लो, उस ब्लैंक पेपर में जो है लिखो, मैं जो बोलते जा रही हूँ सिर्फ उतना लिखो, मतलब कहीं भी लिखो, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। उस ब्लैंक पेपर से नाउ स्टार्ट पिकिंग अप, जो भी टॉपिक मैं बोल रही हूँ, गूगल से पढ़ना है गूगल से पढ़ो, अदरवाइज मैं ल्यूसेंट की फोटोज भेज रही हूँ, ल्यूसेंट की फोटोज से पढ़ो। PDF से पढ़ना है PDF से पढ़ो, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा उसका PDF, ठीक है, उससे पढ़ना है उससे पढ़ो। बस गई, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकती। तो थैंक यू, आई होप कि ये हेल्पफुल हो आपके लिए, क्योंकि इतना बोलने में भी ना गला छील जाता है। लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं बैक टू बैक बोल ही रही हूँ सुबह से, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी। मैं बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पाई इस चीज़ के साथ, बट अपनी तरफ से मैंने इतना भी नहीं पढ़ के गई थी, जितना मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, इतना भी नहीं पढ़ के गई थी। अगर ये आप पढ़ के जाते हो, लेकिन जो पढ़ोगे उसे कल भी देखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज पढ़ रहे हो आप, उसको दूसरी बार देखना ही देखना है, 2 या 3 बार देखोगे। 4 पेज से ज़्यादा कोई नहीं बनाएगा अपने नोट्स, 4 या 3 या 2, सबसे कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से आगे नहीं बढ़ोगे आप, बस उतना बनाओ। उसको 1-2 बार देख लेना। फिर केमिस्ट्री का वीडियो दूंगी कल। आज पूरा टाइम फिजिक्स के लो और लाइफ साइंसेस के लो। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 2 घंटे अपने, 3 घंटे फिजिक्स के लिए निकाल लो आज, और 7 घंटे सिर्फ लाइफ साइंसेस के लिए लो, ठीक है। थैंक यू एवरीबडी। हो जाएगा एग्जाम यार, एग्जाम ईजी आएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।